वेलकम टू केजी क्लासेस। आज हम लोग इग्नू के एक हिस्ट्री बुक को डिस्कस करेंगे जो मिडाइवल पार्ट ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करता है। बुक का टाइटल है इंडिया फ्रॉम मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी। ये बुक 7 से 8 ब्लॉक्स में बटे हुए और हर एक ब्लॉक में 4 से 5 चैप्टर्स हैं। तो ये पहला ब्लॉक का पहला चैप्टर है और ब्लॉक का टाइटल है राइज ऑफ रीजनल पावर्स। तो देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। ये सारे कंटेंट है जो हम लोगों को अंदर पढ़ना है। क्योंकि ये काफ़ी लंबा कंटेंट है तो एक वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसके एक से ज़्यादा वीडियो तो ज़रूर आएंगे। तो आज कोशिश करेंगे कहाँ तक इसमें जा पाते हैं। तो इसमें 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ना है डिटेल से, क्या ये डार्क एज था या नहीं था, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। तो इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, क्योंकि मुगल एम्पायर कमज़ोर होता जा रहा था तो नए नए सक्सेसर स्टेट्स निकल के आए, उभर के आए। उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो आगे जानने को मिलेगा। ये पहला चैप्टर है, इसमें तो डीप से नहीं जाना होगा, लेकिन नेक्स्ट यूनिट्स जितने भी आएंगे उसमें सारे चैप्टर में डीप डिटेल में नॉलेज होगा। तो इसमें कितना है, जितना भी है उसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये है आगे पढ़ने के लिए कि द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, द एमरजेंस ऑफ मुगल प्रोविंसेस एज रीजनल पावर, द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़। ये 3 तरह के स्टेट्स उभर के आए। जैसे पहला यहाँ ये देखिए, ये रीजनल पावर है। तो रीजनल पावर वो थे जो मुग़ल से टूट करके बने थे, क्योंकि मुग़ल कमज़ोर हो रहा था, मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो रहा था। तो ये लोग अपना एम्पायर खड़ा करने का सोच रहा था। उसमें एक हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है, ये रीजनल पावर्स हुए। कुछ न्यू स्टेट्स थे जो उभर के सामने आ रहे थे, जैसे मराठा उस वक्त काफ़ी पावरफुल होता जा रहा था। जाट, नॉर्थ में जाट सिख, वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में अफ़गान्स, ये सब काफ़ी मजबूत थे उस वक्त। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ थे, जैसे राजपूत और केरल। राजपूत जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, केरल, ये सब एक्चुअली हिंदू रूलर्स यहाँ पे शासन करते थे और ये लोग भी काफ़ी स्ट्रांग थे। इन सबों के बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन ये दिखाता है कि आवर स्टडी बिगिंस अराउंड 1740 एंड एंड्स इन 1773। इस यूनिट में जो हम लोग देखेंगे वो 1740 से 1773 के टाइम पीरियड को देखेंगे। अब 1740 के आसपास क्या हुआ था, जैसे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, ये काफ़ी डिवास्टेटिंग टाइम था। 1773 में फिर वारेन हेस्टिंग आते हैं, गवर्नर, एक साल बाद गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो इस बीच का टाइम फ्रेम क्या था वो इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इज़ द फर्स्ट थीम। 1707 के बाद का पहला थीम था मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन, उसका डिक्लाइन होता है। सेकेंड थीम में फिर आता है द इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर। मतलब पहला क्या हुआ कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि मुगल कमज़ोर हो गया तो रीजनल पावर्स उभर के आए, जो सेकेंड थीम है। तो ये इंट्रोडक्शन रहा जो हम लोगों को पढ़ना है। आगे देखते हैं। 18th सेंचुरी ए डार्क एज। क्या 18th सेंचुरी को हम डार्क एज बोलेंगे? Till recently, the 18th century was described as a dark age when chaos and anarchy ruled. अब 18th सेंचुरी में मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट होता है। डिक्लाइन होने के बाद ये टूट जाता है, इसके ढेर सारे सक्सेसर स्टेट्स निकल के आते हैं। तो इस वक्त का एनवायरनमेंट सही तो नहीं होगा, चारों तरफ कुछ न कुछ कोलाहल चल ही रहा होगा। जैसे बंगाल अपना एक प्रिंसिपैलिटी बना लिया,
वो अपना अधिकार जमाने में लगा था, अवध अपना अधिकार जमाने में लगा था, हैदराबाद अपना अधिकार जमाने में लगा था। ये सब तो अपने थे मुगल्स के। बाकी मराठा काफ़ी पावरफुल होते जा रहे थे। अब जैसे पावरफुल होता जाएगा कोई भी किंगडम, तो वो अपने आप को एक्सपेंड करने का पहला कोशिश करेगा, जिससे पावर आए। दूसरे पे इन्वेट करेगा, जिससे इकोनॉमी स्ट्रांग हो। तो ये टाइम शांत तो नहीं था। उसके बाद ब्रिटिश राइटर ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश राइटर्स जो हैं कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, वो बताते हैं, वो लिखते हैं दैट देयर कि 18th सेंचुरी का जो समय था वो सही नहीं था, और इसे सही किया गया ब्रिटिशों के द्वारा। ये हिस्टोरियंस का कहना है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। बाकी इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं, जैसे जादूनाथ सरकार, काफ़ी फेमस हिस्टोरियंस थे ये। इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ बंगाल वॉल्यूम 2, इसमें उन्होंने दिखाया है कि ये जो 1757 से 1773 के बीच का टाइम है, मतलब प्लासी के खत्म, बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद जब वरन हेस्टिंग आए थे, तो ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया का जो मिडिल एज था वो खत्म होता है और मॉडर्न एज शुरू होता है। क्योंकि अब वरन हेस्टिंग आए थे, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया, नया पॉलिटिकल चेंजिंग आया, तो ये मॉडर्न एज कहलाया। ऐसा ये जादूनाथ सरकार जी बोलते हैं। There are obvious problem with such a view. The Mughal Empire's influence was not as widespread or deep as we believed. अब इस वक्त तक आते आते 18th सेंचुरी में आते आते मुगल सिर्फ नाम का मुगल रह गया था। मुगल का एक्सपेंशन उतना नहीं रहा था। अब पहले भी जैसा औरंगजेब, तो ये तो पता है कि औरंगजेब बहुत बड़े एरिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ साउथ के पार्ट और कुछ ईस्ट के पार्ट वो मुगल के इन्फ्लुएंस में नहीं थे। As did many social groups, hence Mughal decline cannot serve as an adequate theme for discussing changes taking place all over India. और चेंजिंग तो हर तरफ आ रहे थे। बाकी दूसरा रीज़न ये आता है कि नादिर शाह के इन्वेजन के बाद मुग़ल का कमज़ोरी दिखा, या वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो तो था क्योंकि नादिर शाह का इन्वेजन काफ़ी डिवास्टेटिंग था, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि मुग़ल इस वक्त पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया, उसका भी डिवास्टेशन काफ़ी गहरा था। कमज़ोरी तब दिखी जब 1761 में अब्दाली का अटैक होता है, तो पानीपत के युद्ध में मुग़ल नहीं होता है उसके आगे, उससे युद्ध होती है मराठा की। तो यहाँ मुग़ल की कमज़ोरियाँ दिखती है कि क्यों मराठा से युद्ध हो रही है, मुग़ल से क्यों नहीं हो रही, मुग़ल क्यों नहीं रोक पा रहा है, मुग़ल क्यों उससे अलायंस कर लिया। हल्का फुल्का अलायंस तो उतनी तरह से हुआ नहीं था, लेकिन मुग़ल अपोज भी नहीं कर रहा था किसकी, अहमद शाह अब्दाली का। और ये एक इंडियन हिस्टोरियन है सतीश चंद्रा, इन्होंने प्री ब्रिटिश और ब्रिटिश पीरियड में बांटा इसे 18th सेंचुरी को। तो अब जो मेन रीजन था 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ, क्यों हुआ? तो पहला है इंटरनल वीकनेस और दूसरा एक्सटर्नल चैलेंज। इंटरनल वीकनेस में औरंगजेब्स मिसगाइडेड पॉलिसीज, वो तो थे, औरंगजेब के कुछ मिसगाइडेड पॉलिसी थे, लेकिन मिसगाइडेड पॉलिसी के होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर नहीं पड़ा था औरंगजेब के टाइम में। एडमिनिस्ट्रेशन वही था, इकोनॉमी उतना ही स्ट्रांग था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बीच, जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट विक्टोरियस होते हैं और वो बाद में
उत्तराधिकारी बनते हैं औरंगज़ेब के। तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन काफ़ी गहरा असर डालता है मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर करने में। तो वॉर ऑफ सक्सेशन 1707 से शुरू होता है और 1719 तक बहुत ज़्यादा चलता है, और उसके बाद फिर मोहम्मद शाह आते हैं, तो फिर उनके वो काफ़ी लंबे समय के लिए कुछ सही रहता है, स्टेबल रहता है। उसके बाद सक्सेसर स्टेट्स का आना, कमज़ोर पड़ जाने के बाद हैदराबाद, जैसे निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद जाके वहाँ अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। उसके बाद मुर्शिद कुली खान बंगाल को अपना किंगडम बनाते हैं। हालांकि ये लोग अभी भी मुग़ल के अथॉरिटी में थे, लेकिन सारी बातें वो शेयर नहीं किया करते थे। ये अपना एक अलग प्रिंसिपैलिटीज़ बनाना चाहते थे। तो ये सारे इंटरनल वीकनेस थे। एक्सटर्नल चैलेंज क्या थे? तो जैसे नादिर शाह का अटैक हुआ 1739 में, और ये काफ़ी डिवास्टेटिंग अटैक था। वो लगभग 70 करोड़ रुपए लूट करके यहाँ से गया था। सबसे महंगा वो पीकॉक थ्रॉन, कोहिनूर डायमंड, ये सब लेकर के वो गया। उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली का आना होता है। तो ये सारे इन्वेजन जो होते हैं मुग़ल पे, ये काफ़ी वीक कर देते हैं मुग़ल को। मुग़ल काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, और ये कमज़ोरी ब्रिटिशर्स को दिखने लगता है। बाकी तो फिर 57 की वो वॉर, प्लासी की 1764 के बक्सर का वॉर, ये सब तो फिर बाद में तो ये कमज़ोर कर ही देता है मुग़ल को। लेकिन ये सारे जो इन्वेजन हुए, ये दिखाया कि मुग़ल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर है। अब अहमद शाह अब्दाली का आना होता है। वो 1748 से 1767 के बीच काफ़ी इन्वेजन करता है इंडिया में, और इससे लड़ने के लिए मराठा सामने आता है, ना कि मुग़ल। ये भी एक बड़ी कमज़ोरी होती है, और मराठा का आमना सामना होता है अहमद शाह अब्दाली से, और इसमें भी मराठा डिफीट होता है, क्योंकि अब्दाली का सेना काफ़ी बड़ी सेना थी और काफ़ी अच्छा वॉर टैक्टिक्स था उसका। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें मराठा की हार होती है और अफ़गानों की जीत होती है, अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो ये सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, जहाँ पे ये दिखा कि मुग़ल अब कमज़ोर हो रहा है, मुग़ल अब पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। डिक्लाइन का ट्रेडिशनल व्यू क्या था, और क्या रीजंस थे डिक्लाइन के? अब एम्पेरर और नोबल्स के बीच तनाव हो गया, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम फेल कर रहा था इस तनाव के वजह से। क्योंकि सैलरी के बदले जागीर दिया जाता था, सारे नोबल्स को अलग अलग जागीर उनके सैलरी के अकाउंट में सैलरी के तुलना में मिला। तो वो लोग जागीर लेने के लिए भी आपस में दुश्मनी करते थे। तो जागीरदारी सिस्टम यहाँ फेल होता दिख रहा था। जागीर के लिए लैंड कम होना शुरू हो गया। तो इससे खालिसा लैंड जो होता था, उसे भी जागीर के अंतर्गत लाया गया। आफ्टर दैट, द क्राइसिस इन द मुगल इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बीन राइटली स्ट्रेस्ड बाय सतीश चंद्रा एंड इरफान हबीब। इरफान हबीब और सतीश चंद्रा ने इकोनॉमिक क्राइसिस को दिखाया है। सतीश चंद्रा का कहना है कि जागीरदारी क्राइसिस ये काफ़ी वीक किया मुगल एम्पायर को। इरफान हबीब का कहना है कि एग्रेरियन सिस्टम वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव होता चला गया। एग्रेरियन सिस्टम के तहत क्या होता गया कि डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से नोबल किसान पे अत्याचार करने लगे, उससे फसल उपजाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाने लगे, ज़्यादा रेवेन्यू लेने लगे अपने फ़ायदे के लिए। इससे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ पीजेंट का। तो ये सारे भी रीज़न हैं, ये ट्रेडिशनल रीज़न हुए कि क्यों डिक्लाइन होना था। तो आगे क्या होता है? बाय 1761 में द मुगल एम्पायर वाज एन एम्पायर ओनली इन नेम। 1761 में बैटल ऑफ
पानीपत होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मुगल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अपोजिशन से, अपोजिशन में अहमद साहब अब्दाली के, अफगानी के। तो बाय 1761 द मुगल एम्पायर वॉज एन एम्पायर ओनली इन नेम। तो मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का मुगल रह गया था। अगर रियल में देखे तो इट कुड बेटर बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ दिल्ली। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिल्ली का स्टेट रह गया। इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहा पूरे भारत पे, इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहा नॉर्थ वेस्ट पे। ये इन्फ्लुएंस इसका घट चुका था, ये कमज़ोर पड़ चुका था। अगर रियलिटी देखे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट बन के रह गया, स्टेट ऑफ दिल्ली। लेकिन फिर भी जो इज्जत होती है एम्पायर की, इतने सालों से जो ये एम्पायर बढ़ा है, फला फूला है, तो इसकी कुछ इज्जतें थी। तो द सिख मेड offering to the Delhi court in 1783 despite their gurus having been killed by Mughals। मुगल्स के द्वारा सिखों के गुरु के हत्या होने के बाद भी, सिख के गुरुओं की हत्या मुगल्स के द्वारा होती है। टेंथ गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी भी हत्या होती है। लेकिन फिर भी सिख क्या करते हैं, सिख ऑफर देते हैं दिल्ली कोर्ट को, शायद अलायंस का, वो दुश्मनी नहीं कर रहे हैं अभी भी। साहो जो कि कैप्चर रहे थे औरंगजेब के टाइम में, मुगल के प्रिजनर थे, इन्होंने भी 1803 में इन्होंने भी 1714 में औरंगजेब के टॉम्ब पे जाते हैं, विजिट करते हैं। तो कुछ इज्जत उस वक्त भी मुगल एम्पायर का रहा था। फिर भी मुगल एम्पायर बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर कमज़ोर होना शुरू, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, शाह आलम टू वॉज मेड अ पेंशनर ऑफ द कंपनी। ब्रिटिशर्स शाह आलम टू को पेंशनर बना के रख देते हैं इलाहाबाद में, बक्सर के युद्ध के बाद, जब इलाहाबाद की ट्रीटी होती है तो। लेकिन फिर भी ये मुगल्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बट मुगल्स प्रीफर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द मराठाज एट दिल्ली। लेकिन मुगल चाहते थे कि मराठा उसको प्रोटेक्शन दे। अब मराठा यहाँ क्या दिख रहा है कि मराठा अब पावरफुल होता जा रहा है, मुगल को अब मराठा का प्रोटेक्शन चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। मुगल्स इतने कमज़ोर हो चुके हैं। फिर भी 1803 तक आते आते क्या होता है, ब्रिटिशर्स के पूरे अधीन आ जाते हैं मुगल। फिर से शाह आलम टू को अपने प्रोटेक्शन में रख लेते हैं। अब मानिए ये कि मुगल अब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। अब वो ब्रिटिश का एक पेंशनर बन के रह चुका था। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन थे जो हमें आगे पढ़ना है। ये तो पहला चैप्टर का है, तो इसमें काफ़ी डीप जाना नहीं होगा, हाईलाइट करके देख लिया करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से फोकस करेंगे। तो इसका आगे का भी पार्ट मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।